नमस्कार साथियों, आप सभी का जतन इन होम एकेडमी चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम हमारे तीसरे वीडियो की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें वैदिक सभ्यता के राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन को डिस्कस करेंगे। सर्वप्रथम राजनीतिक जीवन की अगर बात करें तो यहाँ पर कई परिवारों से मिलकर ग्राम बनते थे। परिवारों को कुल की संज्ञा भी दी गई है। तो ऋग्वैदिक कालीन समाज में सबसे निम्नतम जो समाज की इकाई थी वो थी कुल, और उसका प्रधान कुलप कहलाता था। अनेक ग्राम मिलकर जन बनाते थे और यही जन उत्तर वैदिक काल में जनपद बन गए। जन के नेता को गोप, रक्षक या राजन कहते थे। जन के लिए कहीं कहीं राष्ट्र शब्द का उल्लेख भी ऋग्वेद में आया है, और जन का जो अधिपति था, जन का प्रमुख था, उसके लिए गोपा जनस्य शब्द का उल्लेख भी आया है। जन से तात्पर्य था एक ही वंश परिवार के व्यक्ति। ऋग्वेद में 5 प्रमुख जन थे: अनु, यदु, पुरु, दुर्यु और तुर्वस। बहुत ही महत्वपूर्ण हैं ये 5 प्रमुख जनों के नाम। पुरोहित, सेनानी और ग्रामणी, ये 3 अधिकारी राज कार्य में राजा की सहायता करते थे। ये तीनों अधिकारी उन्हीं रत्निनों में शामिल थे जिनकी संख्या 11 हुआ करती थी, किंतु उत्तर वैदिक काल में यही 11 की संख्या बढ़कर 17 हो गई। इस्पस जो गुप्तचर था, उस कर्मचारी का भी उल्लेख यहाँ पर मिलता है। अथर्ववेद में परीक्षित राजा का भी उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में राजा के निर्वाचन की चर्चा मिलती है और निर्वाचित राजा विशपति कहलाता था। शतपथ ब्राह्मण में ही राजा को विषमता कहा गया है, अर्थात जनता का भक्षक। ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा को उत्तर में विराट, दक्षिण में भोज, पूर्व में सम्राट, पश्चिम में स्वराट कहा जाता था। 4 नाम उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन में राजा के हो गए। इससे हमें ये स्पष्ट होता है कि राजा की शक्तियाँ अब उत्तरोत्तर बढ़ रही है। उत्तर वैदिक काल में 2 प्रमुख राज्य थे, कुरु और पांचाल। कुरु की राजधानी आसनदिवत थी, जो कि बाद में हस्तिनापुर हो गई, और पंचाल की राजधानी थी काम्पिल्ले। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को रत्निन कहा गया है, ये बात हो गई है। मत्स्य का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण और कोशित की उपनिषद में किया गया है। ऋग्वेद के अंतर्गत सभा और समिति, विदत और गण, 4 संस्थाओं का, जनतांत्रिक संस्थाओं का उल्लेख आया है। इनमें से सभा वृद्धजनों की संस्था थी और समिति आम जनों की सभा थी, और ये राजा का निर्वाचन किया करती थी। सभा और समिति मंत्रणा अर्थात मंत्री परिषद का भी सहयोग लेती थी राज कार्य में। इसके अलावा विदत सबसे प्राचीनतम संस्था थी, और विदत और समिति में महिलाओं की भागीदारी थी। सामाजिक जीवन के अंतर्गत हम देखेंगे कि प्रारंभिक वैदिक समाज में अर्थात 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच में जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था न होकर कर्म आधारित थी, लेकिन यही कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक कालीन समाज में जन्म आधारित हो गई। गोत्र व्यवस्था यहाँ पर उद्भव हो गई। गोत्र व्यवस्था मतलब गोत्र का शब्दार्थ होता है गोधन, एक ही जगह इकट्ठा करने वाले परिवार। वहाँ से एक गोत्र व्यवस्था उत्पन्न हुई है और धीरे धीरे इसने जटिल जाति व्यवस्था का रूप ले लिया। 4 वर्ण यहाँ स्थापित हो गए: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जबकि ऋग्वेद में शूद्र शब्द का केवल एक बार उल्लेख आता है, पुरुष सूक्त में। 10वें मंडल का जो पुरुष सूक्त है, उसमें सिर्फ एक बार ही इसका उल्लेख मिलता है। पूर्व वैदिक काल में जहाँ पूषण जो हैं पशुओं से संबंधित देवता थे, वो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता बन गए। ये इसे इंगित करता है कि समाज में
ऊंच नीच, भेदभाव और सामाजिक जीवन में शूद्रों की स्थिति कमतर होती जा रही थी। ऋग्वेद में क्षत्रिय के लिए राजन्य शब्द का प्रयोग मिलता है। परिवार सबसे छोटी इकाई थी, यह हमने बता दिया है। इसके अलावा पितृसत्तात्मक परिवार थे, संयुक्त परिवार व्यवस्था थी, मांसाहार का सामान्यतः प्रचलन नहीं था। इसके अलावा है स्त्री का बहुत ज़्यादा सम्मान था, पर्दा प्रथा नहीं थी, बाल विवाह नहीं होते थे, सती प्रथा नहीं थी। ये सभी जो बुराइयां हैं ये हमारे ऋग्वेदिक काल लीन समाज में नहीं थी। हाँ, ये जरूर है कि उत्तर वैदिक काल का जैसे जैसे चरम आता है, स्त्रियों की स्थिति कमतर होने लग गई थी, स्त्रियों की स्थिति में गिरावट देखने को मिलने लग गई थी। विधवा विवाह और स्वयंवर प्रथा का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। बहुविवाह प्रथा का प्रचलन ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। तैत्रेय संहिता में भी विधवा विवाह का प्रचलन मिलता है। तो यहाँ ये स्पष्ट है कि तैत्रेय संहिता और अथर्ववेद में विधवा विवाह का प्रचलन मिलता है। यहाँ विवाह एक अनुबंध न होकर धार्मिक संस्कार था। पुत्री को भी उच्च शिक्षा का अधिकार मिला हुआ था। घोषा, अपाला, लोपामुद्रा, विश्वारा ये महत्वपूर्ण विदुषी स्त्रियां थीं। ऋग्वेद के अनुसार अंतर्वर्णीय एक वर्ण से दूसरे वर्ण में विवाह की अनुमति दी गई थी। एक विवाह प्रथा प्रचलित थी। नियोग प्रथा भी यहाँ पर थी। नियोग प्रथा में ये होता है दोस्तों कि पति की मृत्यु के बाद स्त्री देवर से विवाह कर लेती है। ऋग्वेदिक काल में स्त्रियों को यज्ञ अनुष्ठान का भी अधिकार था। हाँ, ये जरूर है कि दो अधिकार ऐसे थे जो कि वैदिक संस्कृति में महिलाओं को नहीं थे। एक तो संपत्ति का और एक राजनीति में अधिक हस्तक्षेप का। समिति में भाग लेकर यद्यपि महिलाएं राजनीति में अपना प्रतिनिधित्व जरूर किया करती थी, किंतु अधिक हस्तक्षेप का अधिकार महिलाओं को नहीं दिया गया था। अमाजु उन महिलाओं को कहा जाता था जो हमेशा अविवाहित रहती थी। नेक्स्ट है आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था जीवन प्रबंधन का एक अनुपम उदाहरण है। सर्वप्रथम जाबाल उपनिषद में चारों आश्रमों का एक साथ उल्लेख मिलता है और ऋग्वेदिक कालीन संस्कृति में छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों का उल्लेख है, किंतु बाद में उत्तर वैदिक काल के अंत में इन चारों आश्रमों का उल्लेख हमें एक साथ जाबाल उपनिषद में मिलता है। यहाँ ये भी दिया हुआ है कि 4 आश्रम व्यवस्था बुद्ध काल तथा सूत्र काल में स्थापित हुई। बुद्ध काल, सूत्र काल वो काल है जो उत्तर वैदिक काल का समाप्ति काल है और महाजनपद काल का शुरुआती काल है। अर्थात बुद्ध काल अथवा सूत्र काल हम 7वीं सदी ईसा पूर्व से 5वीं सदी ईसा पूर्व के बीच में मानते हैं। संस्कार व्यवस्था व्यक्ति के जीवन में श्रेष्ठ गुणों को पैदा करने के लिए 16 संस्कारों का विधान किया गया है। 16 संस्कार आपको याद रखने हैं। गर्भाधान है, पुंसवन है, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, गोदान, केशांत और गोदान एक ही है, समावर्तन, विवाह तथा अंत्येष्टि। महत्वपूर्ण है कि समावर्तन वह संस्कार है जो कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के पहले किया जाता है। ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति का सूचक है समावर्तन संस्कार। कई बार परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है। आर्थिक जीवन की बात करें तो ग्राम प्रधान अर्थव्यवस्था थी और पशुपालन और कृषि दोनों पर ही आधारित थी, किंतु जो ऋग्वेदिक काल है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, उसमें कृषि का अत्यधिक महत्व नहीं था। ये अर्थव्यवस्था अत्यधिक रूप से पशुपालन पर आधारित थी। 1000 ईसा पूर्व में उत्तर वैदिक काल की शुरुआत के समय लोहे की खोज के उपरांत कृषि ने जोर पकड़ा और फिर कृषि आधारित अर्थव्यवस्था प्रारंभ हुई।
गाय, हाथी, घोड़ा, भैंस, हिरण, भेड़, बकरी और गधा प्रमुख पालतू पशु थे। गाय एक महत्वपूर्ण आर्थिक समृद्धि, विनिमय का साधन, मूल्य की इकाई मानी जाती थी। 176 बार कुल गाय शब्द का प्रयोग किया गया है। उद्योग धंधों में लकड़ी, धातु, वस्त्र और चमड़े ये काम प्रमुख थे। अयस नामक धातु का भी उल्लेख ऋग्वेद में कई बार आया है, जिसका मतलब है तांबा, कांसा या लोहा। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में लोहे को श्याम और कृष्ण अयस कहा गया है। हाँ, हमने बता दिया है कि 1000 ईसा पूर्व में लोहे से वैदिक कालीन लोग परिचित हो चुके थे। सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अतरंजी खेड़ा में लोहे की खोज की गई थी। भीषक नामक चिकित्सक का भी उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। यहाँ ये स्पष्ट कर दूं कि चिकित्सकों का देवता अश्विन माने जाते थे। बार्टर सिस्टम यहाँ पर व्यापार का माध्यम था, अर्थात वस्तुओं का लेन देन। सिंधु घाटी सभ्यता में भी वस्तुओं के लेन देन से ही व्यापार वाणिज्य की क्रियाएं की जाती थी। मित्रों, आर्यों का सबसे प्रिय पशु था अश्व अर्थात घोड़ा। यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य है कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में यह महत्वपूर्ण अंतर है कि वैदिक सभ्यता वाले लोग अश्व से भलीभांति परिचित थे और उनका प्रिय पशु भी यही था, किंतु सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित तो थे किंतु वे इसका प्रयोग नहीं करते थे। निष्क शब्द का भी उल्लेख ऋग्वेद में कई बार आया है और इसका अर्थ है सोने का सिक्का। वस्त्र उद्योग काफ़ी उन्नत था, विदेशों से भी इसका व्यापार किया जाता था। 3 प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख हमें वैदिक सभ्यता में मिलता है, निवी, वासस और अधिवासस। निवी से तात्पर्य है कमर से नीचे पहने जाने वाला वस्त्र अर्थात धोती वगैरह। वासस कमर से ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र और अधिवासस ऊपर से ओढ़ा जाने वाला वस्त्र जैसे शॉल, दुपट्टा इत्यादि। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की समस्त प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में एक अकाल अर्थात दुर्भिक्ष का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक साहित्य में व्यापारियों के लिए वणिज शब्द का प्रयोग मिलता है और सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा उत्तर वैदिक काल में शुरू हुई। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि जो बलि नामक कर था वो ऋग्वैदिक काल में एक स्वैच्छिक कर था। राजा को जनता अपनी इच्छा से, मनमर्जी से ये देती थी, किंतु उत्तर वैदिक काल में यही बलि स्थायी हो गया और ये बाध्यकारी हो गया जनता के लिए कि वो अपने राजा को बलि नामक कर देवें। अर्थव्यवस्था के विश्लेषण के उपरांत हम धार्मिक जीवन की बात करेंगे कि वैदिक सभ्यता के लोग मूल रूप से प्रकृति के उपासक थे। इंद्र, सूर्य, अग्नि, वायु, उषा, वरुण प्रमुख देवता थे। धार्मिक जीवन सरल और आडंबर रहित था। हाँ, उत्तर वैदिक काल आते आते, उसका चरम आते आते इनमें आडंबर और जटिलताएं बढ़ गई थी। इसी कारण उत्तर वैदिक काल के अंत में उपनिषदों ने इस जटिलता से उबरने के लिए ज्ञान का मार्ग प्रतिपादित किया था। इंद्र को दास दस्युओं का विनाश करने वाला दस्युहन कहा गया है। देवताओं को ऋत का रक्षक कहा गया है। ऋत से तात्पर्य नैतिक नियमों की व्यवस्था है। काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है कि नैतिक नियमों की व्यवस्था को ही ऋत कहा गया है और वरुण नामक देवता को ऋतजात अर्थात ऋत से उत्पन्न और ऋतस्य गोपा ऋत का संरक्षक कहा गया है। ओम शब्द जो कि हमारी भारतीय संस्कृति में वर्तमान में भी अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसका सर्वप्रथम और निश्चित रूप से वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। मैक्स मूलर नामक विद्वान जो कि एक जर्मन विद्वान थे, इन्होंने वैदिक कालीन धर्म हेतु हीनोथिज्म की अवधारणा प्रस्तुत की। हीनोथिज्म का अर्थ यह होता है दोस्तों कि एक ही ईश्वर को प्रधान मानकर उसकी उपासना किया जाना। इसे आप स्वार्थवाद से भी जोड़ सकते हैं, किंतु इसमें एकेश्वरवाद की भी झलक हमें मिलती है। वैदिक कालीन धर्म में हमें 3 श्रेणियां मिलती है देवताओं की मुख्यतः। एक तो पृथ्वी वाले देवता,
एक अंतरिक्ष वाली श्रेणी और एक आकाश वाली श्रेणी। इस आकाश वाली श्रेणी में सर्वाधिक देवता शामिल थे। पृथ्वी जो पहली श्रेणी थी, इसमें अग्नि, सोम, बृहस्पति और पृथ्वी नामक देवता थे। अग्नि का उल्लेख 200 बार आया है। दूसरी जो श्रेणी है वो है इंद्र, मारुत, रुद्र और वायु वाली श्रेणी, जिसे अंतरिक्ष की श्रेणी कहा गया है, और इसमें इंद्र का उल्लेख 250 बार आया है। इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है। आकाश वाली श्रेणी में सूर्य, वरुण, उषा, विष्णु और सावित देवी। सावित वही है सूर्य का सावित स्वरूप सविता, जिसे गायत्री मंत्र का समर्पण किया गया है। तो मित्रों, ये हमारे जो राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन की चर्चा हमने की है, इन सभी तथ्यों को आप गहनता से देखें, बार बार देखें। आपको इसमें मानक पुस्तकों की झलक, उनके तथ्यों की झलक ज़रूर मिलेगी। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी को निरंतरता में दें, बार बार वीडियोस देखें। सामाजिक विज्ञान विषय के बिंदुवार विश्लेषण के लिए आप हमारे चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।